प्रभावी कदम उठा करके इस राष्ट्र विरोधी ताकतों पर नकेल कसने के लिए बधाई देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि वर्षों से चली आ रही नक्सलवादी उग्रवाद की समस्या का उन्मूलन पिछली सरकारों में क्यों नहीं हो रहा था। वर्तमान सरकार ने इसके उन्मूलन हेतु क्या क्या प्रभावी कदम उठाए हैं एवं इसके क्या परिणाम निकले हैं। अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न में तीन प्रश्न है महोदय, कोशिश करूंगा कि संक्षिप्त में मैं इसका उत्तर। महोदय, वामपंथी उग्रवाद आप संक्षिप्त में कर लो, फिर कभी मांगेंगे तो चर्चा करा देंगे इस विषय पे ना। अभी संक्षिप्त में जवाब। जी, जब जैसा आपका आदेश होगा महोदय। वामपंथी उग्रवाद को न तो भारत के संविधान में विश्वास है, न भारत के लोकतंत्र पर भरोसा है। महोदय, इन वामपंथी उग्रवादियों ने हजारों निर्दोष लोगों की हत्या की है, हजार बच्चों को अनाथ बनाया है और हजार माँ बहनों की मांग की सुहाग उजाड़ा है। महोदय, लेकिन कह रहे थे कि इतने दिनों से उग्रवाद चला रहा था तो उसकी समाप्ति का कारण या पहले क्यों नहीं समाप्त किया गया। मैं कहना यह चाहता हूं कि वामपंथी उग्रवाद की समस्या वर्ष 1967 से ही है और एक समय था जब तिरुपति से पशुपति से तिरुपति तक के उस क्षेत्र को रेड कॉरिडोर के नाम से जाना जाता था या कहलाता था, लेकिन अब यह सिमटकर अब थोड़ा रह गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के सक्षम नेतृत्व में और माननीय गृह मंत्री जी के सफल मार्गदर्शन में 31 मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद का सफाया हो जाएगा। महोदय, अब वह बचने वाला नहीं है। पहले की सरकारें राज्य की समस्या मानती थी इसको, जिसके कारण केंद्र ने वामपंथी उग्रवाद पर न कोई ठोस नीति अपनाई, न ही कोई इसके खिलाफ सशक्त कार्रवाई की पहल की। लेकिन मोदी सरकार ने वामपंथी के खिलाफ एक समग्र और प्रभावी ठोस नीति बनाई है। जहां केंद्र ने वामपंथी उग्रवाद के सफाया का संकल्प लिया है, केंद्र राज्य सरकारों के साथ मिलकर इस अभियान को सफल बना रहा है। प्रभावी कदम के विषय में उन्होंने पूछा है महोदय, तो मोदी सरकार ने इस हिंसक उग्रवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच को अपनाते हुए समग्र नीति एवं कार्य योजना बनाई है। इसके तहत विभिन्न सुरक्षा एवं विकास के उपाय किए गए हैं। राज्यों को सीएपीएफ बटालियन दी गई है। सुरक्षा संबंधी व्यय योजना के अंतर्गत 3,523 करोड़, विशेष अवसंरचना योजना के तहत 1,757 करोड़, विशेष केंद्रीय सहायता के अंतर्गत 3,848 करोड़, ACAWEMS के अंतर्गत 1,218 करोड़, सिविक कार्रवाई कार्यक्रम के लिए 210 करोड़, 706 किलेबंद पुलिस स्टेशनों की अनुमति दी गई। प्रशिक्षण के उत्तम और समुचित व्यवस्था की गई। 1133 युवाओं की भर्ती कर सीआरपीएफ की बस्तर के क्षेत्रों से बस्तरिया बटालियन का गठन किया गया। 20,815 करोड़ रुपए की स्वीकृति से 17,573 किलोमीटर सड़कों के निर्माण का निर्धारण हुआ, जिसका 85% कार्य पूरे कर लिए गए हैं। 10,671 मोबाइल टावर, 4,496 करोड़ की लागत से 46 ITI, 49 कौशल विकास केंद्र, 11 केंद्रीय विद्यालय, 6 नवोदय विद्यालय, 258 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, 6,025 डाकघर, 1,804 बैंक ब्रांच और भाई
क्या कदम उठाए गए हैं जिसका माननीय प्रभाव पड़े, सदस्य, सर बोलना तो इस पे मैं अगर सदन की- आधे मिनट में मैं महोदय 1331 एटीएम खोले गए हैं और सबसे बड़ी बात है महोदय इसके जो परिणाम आए हैं 2004 से लेकर मई के 2014 तक हिंसा की घटनाएं 16,135 हुई थी, जो जून 2015 से मई 2025 तक घटकर 7,031 हो गई है, यानी कि 56% की कमी आई मौत। नागरिकों की मृत्यु जहां उन 10 वर्षों में यानी 2010 से 14 में 4,684 हुए थे, इन 10 वर्षों में मोदी सरकार के 10 वर्षों में घटकर 1,404 हो गया है। इसमें 70% की कमी आई है। मृत्यु सुरक्षा बलों की मृत्यु जहां 1,824 होते थे वह घटकर 464 हो गया है, इसमें 75% की कमी आई है। और कुल मृत्यु 6,508 जो 2004 से 14 के बीच में हुआ था उसमें 71% की कमी आई है और यह मृत्यु 1,868 रह गया है। महोदय पहले 10 प्रभावित राज्य थे, अब 5 प्रभावित राज्य हैं। पहले 2014 से 4 के बीच प्रभावित जिले 126 थे, अब प्रभावित जिले 11 बच गए हैं, 91% की कमी आई है। और प्रभावित थाने 2004 से 14 तक 465 थे, जिसमें 2010 भी है। 2025 में यह घटकर 106 यानी कि 77% की कमी आई है महोदय। माननीय मंत्री जी, सदन इस पर अगर डिटेल चर्चा मांगेगा तो मैं डिटेल चर्चा अगर कोई लिख के दे दूंगा तो मैं अलाउ कर दूंगा। अभी मांग लिया जब आप बता देना पूरा। अभी प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल है भी। होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने विस्तार से जवाब दिया है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि आजकल लगभग प्रतिदिन माओवादी कैडरों के हथियार के साथ आत्मसमर्पण करने की खबरें सुनने को मिल रही है। ओके, शुरू से 1 मिनट रुकिए। आज 1 मिनट रुकिए। आप माननीय विपक्ष के उपनेता हैं, सदन की गरिमा रखें। जब मैंने एक बोल दिया, विषय बोल दिया तो आप बैठे प्लीज। नो माननीय अध्यक्ष जी, आजकल प्रतिदिन माओवादी कैडरों के हथियारों के साथ आत्मसमर्पण करने की खबरें मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से मिल रही है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि आप इन आत्मसमर्पित माओवादियों के पुनर्वास हेतु केंद्र सरकार क्या कदम उठा रही है कि वहां फिर से उनके जीवन यापन और उनके परिवार आम जनों में मिल करके यह समान जीवन जीने का काम शुरू करें। महोदय, सरकार के सुरक्षा तंत्र और आसूचना तंत्र के सुदृढ़ करने के लिए प्रयास के कारण जून 2019 से अब तक 29 नक्सली लीडर्स न्यूट्रलाइज किए गए हैं। इसी वर्ष 14 CCM, PBM न्यूट्रलाइज किए गए हैं। 2019 से अब तक 1,106 LWE कैडर मारे गए हैं, 7,311 अरेस्ट हुए हैं और 5,571 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। महोदय, आत्मसमर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादियों को तत्काल अनुदान एवं वित्तीय सहायता दी जा रही है महोदय। जैसे उच्च कैडर को 5 लाख, अन्य कैडर को 2.5 लाख, हथियार के साथ आत्मसमर्पण करने वालों को अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन तथा प्रशिक्षण हेतु 3 वर्षों तक 10,000 मासिक दिया जा रहा है महोदय। गृह मंत्रालय ने राज्यों के साथ मिलकर पुनर्वास नीतियां बनाई है, जिनमें भारत सरकार एवं राज्य सरकार की योजनाओं के कंजर्वेंस सुनिश्चित किया गया है। इनमें पीड़ित परिवार के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, छात्रावास संस्थानों में प्रवेश में वरीयता, शिक्षण संस्थानों में छात्रवृत्ति, घायल या अपंग व्यक्तियों को राहत राशि,
मुफ्त उपचार, कृषि भूमि, आवासीय भूमि की सहायता, रोजगार, औद्योगिक अनुदान, दिव्यांग जन योजनाओं को प्राथमिकता, महिलाओं को राहत राशि योजनाओं में प्राथमिकता, कुटीर उद्योग से रोजगार एवं बाजार की सुविधा, बाजार में निःशुल्क दुकान सुविधा, निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण, पुलिस सहयोगियों को भी कृषि भूमि, आवासीय भूमि महोदय दी जा रही है और DDU आवास योजना में 2% आरक्षित किया गया है। पुनर्वास नीति का लाभ अब तक इस वर्ष 2167 माओवादी ले चुके हैं, जिन्हें अब मुख्य धारा में शामिल किया जा रहा है। इससे शेष बचे कैडर को भी मुख्य धारा में शामिल होने की प्रेरणा मिलती है। अब इतने सारे प्रश्न पूछने वाले हैं, फिर मंत्री जी एक क्वेश्चन पे फिर पूरा प्रश्न काल, इसलिए इसको आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 श्री ईश्वर शामी के ईश्वर शामी। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। ऑनरेबल मेंबर। மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, நான் தமிழ்நாட்டின் இயற்கைக்கு பெயர் போன பொள்ளாச்சி நாடாளுமன்ற தொகுதியினுடைய உறுப்பினர். பொள்ளாச்சி என்று சொன்னாலே தென்னைக்கு புகழ் பெற்றது. பொள்ளாச்சியினுடைய இளநீர் உலக புகழ் பெற்று விளங்குகின்றது. பொள்ளாச்சி பகுதியில் தேங்காயினுடைய உற்பத்தி கடந்த 2024ஆம் ஆண்டில் ஒரு மரத்திற்கு 60லிருந்து 70 வரை உற்பத்தியாகி வந்தது. தற்போது அது 40ஆக குறைந்திருக்கிறது. இது அமைச்சகம் கவனத்தில் கொண்டுள்ளதா? அப்படியானால் முன்மொழியப்பட்ட தேங்காயின் தொகுப்பு திட்டம் கிட்டத்தட்ட 10 லட்சம் மரங்களை பாதிக்கும். ரூகோ சுழல், வெள்ளையை தொற்று, கேரள வேர் வாடல் நோய் போன்ற சவால்களை எவ்வாறு எதிர்கொள்வது? இது சம்பந்தமாக அரசு ஏதேனும் திட்டம் உள்ளதா என்பதை அமைச்சரிடம் அறிய விரும்புகிறேன். माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा देश नारियल के उत्पादन में दुनिया में पहले स्थान पर है और माननीय अध्यक्ष महोदय, न केवल नारियल उत्पादन में हम प्रथम स्थान पर है, बल्कि 30,779 करोड़ रुपए का योगदान हमारी GDP में नारियल अभी दे रहा है और 4,349 करोड़ रुपए के नारियल का हमने एक्सपोर्ट भी किया, निर्यात भी किया है। दक्षिण के राज्य नारियल प्रमुख नारियल उत्पादक राज्य है और जैसा माननीय सदस्य ने यहाँ बताया, तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में स्थित पोलाची भारत के प्रमुख नारियल उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। यहाँ 1.2 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में नारियल की खेती होती है। परंतु माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों पोलाची क्षेत्र में राइनोसेरस बीटल, रेड पाम बीबल, रूट बिल्ट, गड़ोर डर्मा जैसे प्रमुख रोग एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। इन रोगों के अटैक के कारण नुकसान यहाँ काफी हुआ है, ये बात सच है और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय 2 काम हम लोग कर रहे हैं। एक, इन रोगों से निपटने के गंभीर प्रयास। जो रोग मैंने बताया माननीय अध्यक्ष महोदय, कीट और रोग प्रकोप की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने व्यापक आकलन और नियंत्रण के उपायों को प्राथमिकता दी है। इसी उद्देश्य से मैं भी स्वयं भी कोयम्बटूर गया था। 18 अगस्त 2025 को हमने एक केंद्रीय विशेषज्ञ दल का गठन किया, जिसने प्रभावित विशेषकर कर्नाटक राज्य में प्रभावित जिलों का दौरा किया, वहां के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, वैज्ञानिकों के साथ बैठकर मूल्यांकन भी किया और उसके बाद सरकार ने तय किया कि अल्पकालिक रूप से प्रत्यक्ष क्षेत्रीय नियंत्रण कार्रवाई जैसे जैविक नियंत्रण पद्धतियों का उपयोग, परजीवी उत्पादन केंद्रों का विस्तार, वैज्ञानिक छिड़काव, इन तकनीकों को अपनाकर इन रोगों पर काबू पाया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, दीर्घकालिक रूप से मृदा पोषण प्रबंधन, जल प्रबंधन, नियमित निगरानी दलों का गठन, एकीकृत कीट प्रबंधन को हम बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। ब्लैक हेडेड सुंडी और व्हाइट फ्लाई समूह के नियंत्रण हेतु परजीवी कीटों का विमोचन, प्राकृतिक शत्रुओं के संरक्षण
यांत्रिक सफाई, जैव कीटनाशकों के उपयोग और वैज्ञानिक समय निर्धारण पर आधारित छिड़काव को भी प्राथमिकता दी जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य पूछ रहे थे, हमने इस पोलाची क्षेत्र में, क्योंकि अलग अलग किसान, खंडित जोतें होती है, उनकी असंगत उत्पादकता होती है, सीमित आधुनिक तकनीकी नारियल के उत्पादन को और विकास को बाधित करती है, इसलिए कलेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो छोटे किसानों को संगठित समूहों में जोड़कर वैज्ञानिक कृषि, नर्सरी, सटीक सिंचाई, कीट निगरानी जैसी सेवाओं तक सामूहिक पहुंच प्रदान करता है, हमने सीडीपी बनाने का वहां फैसला किया था, वो अभी प्रक्रिया में है। कच्चे नारियल और कोपरा पर अत्यधिक निर्भरता किसानों के मूल्य के उतार चढ़ाव को भी प्रभावित करती है, इसलिए सीडीपी के माध्यम से आधुनिक कोपरा ड्रायर, ग्रेडिंग, पैकिंग यूनिटें, वर्जिन कोकोनट ऑयल, नारियल दूध, नीरा जैसे मूल्य वर्धित उत्पादों की इकाइयां भी इस सीडीपी के अंतर्गत स्थापित की जा सकती है। कोयम्बटूर की ये पास है, इसलिए अच्छी लॉजिस्टिक सुविधा भी वहाँ है और प्रोसेसिंग का काम भी बहुत अधिक किया जा सकता है। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने प्रस्तावित किया है कि वह एक नारियल के क्लस्टर को हम लोग स्थापित करेंगे। प्रक्रिया माननीय अध्यक्ष महोदय चल रही है। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, ரூபாய் 250 கோடி கொத்து மேம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் பூச்சி மேலாண்மை நோயால் இழந்த 1 லட்சம் மரக்கன்றுகளை மீண்டும் நடவு செய்தல் மற்றும் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ள 3 லட்சம் மரங்களை மறுவாழ்வு செய்தல் உள்ளிட்ட அறிவியல் தலையீடுகளுக்கு ஏதேனும் சிறப்பு நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதா? அப்படியானால் இந்த உயிரியல் ஆபத்து தணிப்பு நடவடிக்கைகளான செயல்படுத்துதல் வழிமுறை மற்றும் காலக்கெடு என்ன என்பதை அறிய விரும்புகிறோம். மேலும் இந்த தேங்காய் எண்ணெயை ரேஷன் கடைகளில் பொதுமக்களுக்கு விநியோகம் செய்வதற்கான திட்டம் ஏதேனும் அரசிடம் உள்ளதா என்பதையும் அறிய விரும்புகிறேன். நன்றி. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने रोगों के नियंत्रण के बारे में निवेदन किया। रूट बिल्ट रोग, बटरनॉट, स्टेम ब्लीडिंग रोग, लीफ स्पॉट, ग्रे लीफ स्पॉट, फूट रॉट, लीफ ब्लाइट, इस तरह की जो बीमारियां हैं उनको रोकने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। हम ये और विचार कर रहे हैं कि ये रोग आते हैं कई बार क्लीन प्लांट ना होने की वजह से, और इसलिए नारियल के क्षेत्र में भी हम नर्सरी भी लगाने का, नारियल हमारा जो बोर्ड है अच्छे पौधे उत्पादित करने का काम भी कर रहा है, लेकिन वो मात्रा पर्याप्त नहीं है, और इसलिए क्लीन प्लांट प्रोग्राम भी एक शुरू करके हम बड़ी मात्रा में क्लीन प्लांट नारियल के हम वहाँ नर्सरी में तैयार करके किसानों को दे पाएं, इस पर भी हम व्यापक पैमाने पर प्रयत्न करेंगे। CTR बालू जी। Honorable Speaker, sir, the Honorable Minister has replied only Pollachi specific, whereas during Kaja cyclone, the area of Pattukottai in Tanjavur district, Tindikal and rest of South Tamil Nadu have been affected very heavily. Lakhs and lakhs of trees have been uprooted. And I want to know whether the government, the union government will come forward to help the farmers, wherein they are not only suffering because of the root disease, but also heavy loss due to cyclone. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने रोगों के संदर्भ में बात कही थी तो संपूर्ण नारियल उत्पादक राज्यों के लिए कही थी। चक्रवात इत्यादि के द्वारा भी अगर पेड़ उखड़े हैं और फसल खराब हुई है तो वहाँ भी नए बागों को लगाने के लिए नारियल बोर्ड वहाँ सहायता प्रदान करता है। मैं एक बार और विस्तार से माननीय सदस्य से जानकारी प्राप्त करके वहाँ क्या उपाय आवश्यक है, क्योंकि मूल रूप से तो राज्य सरकार को करना है, हम राज्य सरकार को मदद करने का काम करते हैं, तो नारियल विकास बोर्ड जो सहयोग कर सकता है निश्चित तौर पर करें। क्वेश्चन नंबर 124 124 श्री अनूप संजय दोत्रे। Question number 124.
माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। माननीय सदस्य। I thank Honorable PM Sir, Honorable Agriculture Minister for selecting my district under HDPS cotton, which relates to sustainable agriculture. So my question is, what are the key initiatives taken under National Mission for Sustainable Agriculture to promote sustainable and climate resilient agriculture practices across the country? माननीय अध्यक्ष महोदय, जलवायु परिवर्तन आज एक बड़े संकट के रूप में सामने आया है। हमने इस बार भी देखा, लगातार 6 महीने तक बारिश होती रही, धरती की सतह का तापमान लगातार बढ़ रहा है, पर्यावरण बिगड़ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जलवायु परिवर्तन के खतरों को पहचाना है और सारी दुनिया के सामने ये संकट खड़ा है। इसलिए उन्होंने जीरो नेट का 2070 तक एक लक्ष्य भारत के सामने रखा है। लेकिन जलवायु परिवर्तन के खतरों से भारत की कृषि को बचाने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, हम अनेकों प्रयास कर रहे हैं। जैसा माननीय सदस्य ने पूछा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, बढ़ते हुए तापमान के कारण बीजों की नई किस्में पहली आवश्यकता है और मुझे बताती है प्रसन्नता है। ये माननीय सदस्यगण, यहाँ खाने पीने का प्रोग्राम मत रखो, बंद करो थैलियां। मैं तो माननीय अध्यक्ष महोदय किसानों की बात कर रहा हूं जिनके कारण खाना पीना होता है। नहीं, आपसे नहीं कह रहा हूं मैं, इधर खा रहे खा भी इसलिए रहे हैं कि किसान पैदा कर रहा है और हम बीजों की नई नई किस्में तैयार कर रहे हैं। ये वो चीज नहीं खा रहे। अब ये विशेष क्या खा रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इसकी जब जानकारी नहीं है। लेकिन बढ़ते हुए तापमान में हीट वेव के कारण, कोल्ड वेव के कारण भी फसलों का उत्पादन ना घटे, इसलिए पिछले 10 साल में आईसीआर ने लगभग 2900 नई किस्में जारी की है, जिनमें से 2661 किस्में क्लाइमेट रेजिलेंट है या जलवायु अनुकूल है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए खुशी है कि पिछले साल फरवरी और मार्च में गर्मी अपेक्षाकृत ज्यादा बढ़ी थी, लेकिन इन्हीं बीजों के कारण फसलों का उत्पादन घटा नहीं बल्कि रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, पानी बचे, क्योंकि हमारे कई इलाके ऐसे हो गए हैं जहां जल का स्तर काफी नीचे चला गया है, इसलिए पानी की एक एक बूंद कीमती है। प्रधानमंत्री जी ने इस महत्व को पानी के पहुंचाना और ये पर ड्रॉप मोर क्रॉप प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत हमने तय किया कि एक एक बूंद पानी का ठीक उपयोग करेंगे। इसलिए 2015 से प्रधानमंत्री किसाई सिंचाई योजना प्रारंभ की, जिसमें 1 करोड़ 6 लाख हेक्टेयर एरिया को माइक्रो इरिगेशन के तहत कवर करने का काम किया गया है, जिससे 97 लाख किसानों को फायदा हुआ है। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री विजनरी है, दूरदर्शी है। केमिकल फर्टिलाइजर का अत्यधिक उपयोग मृदा के स्वास्थ्य को, सॉइल हेल्थ को भी खराब कर रहा है और अगर ये असंतुलित और अत्यधिक प्रयोग होता रहा तो एक दिन वो आएगा जब धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए अन्न उत्पादित करने से ही इनकार कर देगी। और इसलिए भारत सरकार ने प्राकृतिक कृषि मिशन पिछले साल ही लॉन्च किया है। हमारी कोशिश है माननीय अध्यक्ष महोदय, 1 करोड़ किसानों को हम सेंसिटाइज करने का काम कर रहे हैं और 18 लाख हेक्टेयर में कम से कम हम प्राकृतिक खेती कर पाए, इसकी कोशिश कर रहे हैं। मुझे बताते हुए खुशी है कि 15 लाख से ज्यादा किसान इसके लिए तैयार हुए हैं जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। हमने बायो रिसोर्स सेंटर्स भी 3000 से ज्यादा खोले, जहां प्राकृतिक कृषि के लिए बीजामृत, घनजीवामृत इत्यादि तैयार मिल जाए और प्राकृतिक खेती के साथ साथ जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके प्रमाणन की व्यवस्था भी की जा रही है। प्राकृतिक खेती और जैविक खेती दोनों में हम कोशिश कर रहे हैं किसानों को पर्याप्त प्रशिक्षण भी दें, सुविधाएं भी उपलब्ध कराएं और इसके साथ साथ सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने का अभियान चला हुआ है, क्योंकि सॉइल में कौन कौन से तत्व है किसान को कई बार यही पता नहीं होता और इसलिए सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से
धरती में किस तरह के फर्टिलाइजर की जरूरत है ये तो किसान को पता चले। इसलिए सॉइल हेल्थ कार्ड लगभग 25 करोड़ 61 लाख बनाए गए हैं ताकि वो संतुलित उपयोग उर्वरकों का कर सके। और इंटीग्रेटेड फार्मिंग भी हमने शुरू की है। तो कोशिश हमारी है कि जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए सतत कृषि को बढ़ावा दिया जाए और इसके लिए अनेकों प्रयास भारत सरकार कर रही है। सप्लीमेंट्री माननीय। Sir, my supplementary question is, what effort has the government made to promote sustainable agriculture in Maharashtra? माननीय अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में भी हमने इन परिस्थितियों का बहुत विस्तृत अध्ययन किया है और आईसीआर की एक परियोजना नीकरा, राष्ट्रीय जलवायु अनुकूल कृषि नवाचार, उसका क्रियान्वयन हम महाराष्ट्र में भी कर रहे हैं, जो कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करती है और जिला स्तर पर भी, केवल प्रदेश के स्तर पर नहीं, जिला स्तर पर भी कृषि के जोखिम और संवेदनशीलता का आकलन करने का काम करती है। नीकरा के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में भी छोटे और सीमांत किसानों के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने का काम नांदेड़ और बीड़ जैसे 2 जिलों को अत्यधिक जोखिम वाला जिला माना गया है, हम वहां कर रहे हैं। और नंदुरबार, अकोला, वाशिम, वर्धा, चंद्रपुर, हिंगोली, परभणी, जालना, अहमदनगर, लातूर और उस्मानाबाद जैसे 11 जिले जो अधिक जोखिम की श्रेणी में आते हैं, इनमें नीकरा के इनमें से 6 जिलों में अहमदनगर, बीड़, जालना, लातूर, नंदुरबार, उस्मानाबाद में नीकरा के पायलट प्रोजेक्ट हमने क्रियान्वित करने का काम किया है। हमने प्रदर्शित प्रौद्योगिकियों में सामुदायिक तालाब, चेक डैमों की डीसिल्टिंग, जलकुंड, सोयाबीन, बाजरा और कपास में नाली सिंचाई, ट्रांस ब्रांड तैयार करना, कपास और चना में सूक्ष्म सिंचाई, फलों और सब्जियों में मल्चिंग, लघु अवधि सोयाबीन और काबुली चना की किस्में, इंटर क्रॉपिंग, बहुत से प्रयास माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विस्तार से अगर बताऊं तो अनेकों प्रयास नीकरा के माध्यम से महाराष्ट्र में खेती जलवायु परिवर्तन के खतरों से बचे, इसके लिए किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां पर ड्राफ्ट बोर क्राफ्ट की योजना भी हमारी क्रियाशील हमने की है और पशुपालन जैसे कामों पर भी क्या असर पड़ेगा जलवायु परिवर्तन का, उसका अध्ययन भी हम वहां निश्चित तौर पर कर रहे हैं। और महाराष्ट्र में भी पीडीएमसी योजना के क्रियान्वयन में महाराष्ट्र को बधाई दूंगा, वो बहुत अच्छा क्रियान्वयन कर रहे हैं। अब तक राज्य को 3021 करोड़ रुपए केंद्रीय सहायता के रूप में प्रदान किए गए हैं और 11.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया है। लगभग 11 लाख किसानों को लाभान्वित भी किया गया है। और इसलिए सॉइल हेल्थ कार्ड हो, प्राकृतिक खेती हो, जैविक खेती हो, इंटीग्रेटेड फार्मिंग हो, सारे प्रयोग हम महाराष्ट्र में करने का राज्य सरकार के सहयोग से प्रयत्न कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 125 श्री भाऊ साहेब। क्वेश्चन नंबर 125। केवल 4 क्वेश्चन आए हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी से जानना चाहूँगा कि विमुक्त, घुमंतु और आधो घुमंतु जनजातियों के विकास एवं उत्थान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और सीड योजना के क्या परिणाम महाराष्ट्र में दिखा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, विमुक्त, घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदाय के विकास एवं कल्याण के लिए सरकार के द्वारा अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये वो समुदाय हैं जो अपने जीवन यापन और अपने आवासीय ठिकानों के लिए ज्यादातर जंगलों और चारागाहों पर निर्भर रहते आए हैं। कालांतर के चलते, परिस्थितियों में और पर्यावरण के बदलाव के चलते इनके रहने सहने में काफी परिवर्तन आया। परंपरागत रूप से ये जो काम करते चले आ रहे थे, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग संस्कृतियां होते हैं और ज़्यादातर लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करते रहते हैं और इस कारण से कोई एक स्थायी ठिकाना इनका नहीं बन पाता है
ना ही आजीविका का कोई स्थायी इनका साधन हो पाता है। जैसे जैसे हम आधुनिकता की तरफ बढ़ते गए, इनके जो परंपरागत काम थे, जैसे लोहगढ़िया लोहे का काम करते थे, बंजारे लोग, सपेरे लोग, मदारी लोग, तो इनके काम जो है ना बंद होते चले गए। सरकार ने 21 फरवरी 2019 के राजपत्र अधिसूचना के अनुसार विमुक्त घुमंतु अर्धघुमंतु समुदाय के विकास एवं कल्याण के लिए एक बोर्ड का गठन किया और इसका उद्देश्य, ये बोर्ड जो हमारे विमुक्त घुमंतु और अर्धघुमंतु समुदाय हैं, इन समुदायों के कल्याण और विकास के लिए कार्यक्रम तैयार करने का काम, उन्हें कार्यान्वित करना और ऐसे क्षेत्रों का पता लगाना जहां पर ऐसे समुदाय के लोग अधिक संख्या में रहते हैं। जो कार्यक्रम इनके लिए बनाए जाते हैं, उनके पहुंच और पात्रता में अंतर का उसका निर्धारण करना और संबंधित एजेंसियों और मंत्रालयों के साथ में ये सुनिश्चित करना कि ये कार्यक्रम विमुक्त घुमंतु और अर्धघुमंतु समुदाय की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने वाले हों। साथ ही साथ भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं में हो रही प्रगति और निगरानी पर उस पर नजर रखना, उनकी मॉनिटरिंग करना। इसके साथ ही 16 फरवरी 2022 को डीएनटी के आर्थिक सशक्तिकरण की योजना सीड का शुभारंभ किया गया। महाराष्ट्र में सीड योजना का जो माननीय सदस्य के द्वारा जानकारी मांगी गई है, महाराष्ट्र में सीड योजना के अंतर्गत 16 जिलों में ये योजना लागू की जा रही है, जिसमें निर्माण संस्था 3 जिलों में छत्रपति संभाजीनगर, बीड एवं जालना में काम कर रही है। नवचेतना संस्था 7 जिलों में परभणी, उस्मानाबाद, अहमदनगर, लातूर, सोलापुर, पुणे एवं बुल्ढाना में। इसी तरह से धान फाउंडेशन 6 जिलों में हिंगोली, नांदेड़, अमरावती, यवतमाल, वाशिम एवं वर्धा में काम कर रही है। महाराष्ट्र में कुल 800 स्व सहायता समूहों के लक्ष्य के विरुद्ध 766 समूह गठित किए गए हैं, जिनमें 9026 लाभार्थी शामिल हैं। अहमदनगर जिले में माननीय मंत्री जी, नवचेतना संस्था 2 प्रखंडों में काम कर रही है। माननीय मंत्रीगण, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि संक्षिप्त जवाब दें। माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने 20 क्वेश्चन खुलते हैं, आखिर 20 बड़ी मुश्किल से लॉटरी में आते हैं 543 में, सबको मौका मिलना चाहिए। संक्षिप्त बात बता दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने सीड योजना का जानकारी उन्होंने चाही थी, इस कारण से उसके संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी मैंने रखने का प्रयास किया और विशेष जानकारी अगर माननीय सदस्य जी चाहते हैं तो हम उनके साथ में बैठकर उनको महाराष्ट्र के संबंध में और जानकारी उपलब्ध करा देंगे। ऑनरेबल सदस्य, जाति के प्रमाण पत्र के अभाव में इस समुदाय को केवल 10% लोगों को लाभ मिलता है। महाराष्ट्र में घर घर जाकर इंक्वायरी करके जात प्रमाण पत्र दिया जाता है। मैं जानना चाहूँगा कि क्या इस तरह योजना अन्य राज्यों में ही लागू करने के लिए आपके माध्यम से हेतु निर्देश माननीय मंत्री करेगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बात सच है कि कई राज्यों में अभी डीएनटी के प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनने के कारण, पात्रता के अभाव के कारण वो शासन की योजनाओं के लाभ से वंचित हो रहे हैं। इस संबंध में मंत्रालय ये बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में अच्छा मॉडल है, क्या वो मॉडल और राज्य भी लागू करेंगे क्या, ये पूछ रहे हैं। 7 राज्यों में, देश के 7 राज्यों में जाति प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु, इनमें डीएनटी के जारी प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा डीएनटी के जारी प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जा रहे हैं। उनको भी बता दो जारी करने के लिए, क्यों मंत्री जी, उनको भी बताओगे जारी करने के लिए? बाकी राज्यों को भी जब हमारी राष्ट्रीय स्तर पर बैठक होती है और हमारे रीजनल स्तर पर हमारी जो बैठकें होती हैं, वहाँ के माननीय मंत्रियों के साथ में, माननीय सचिवों के साथ में, उन सभी राज्यों को डीएनटी समुदाय के जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए सभी से अनुरोध किया जा रहा है। एडवोकेट चंद्रशेखर। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, देश आज़ाद हुआ 1947 में, लेकिन ये जो जातियां हैं जिनको आज हम विमुक्त जातियों के नाम से जानते हैं, 1871 के अपराध जनजाति अधिनियम के तहत इनको अपराधी जनजाति घोषित किया गया था। तो ये 1952 में आज़ाद हुए, 5 साल बाद। मंत्री जी ने बहुत सारी योजनाओं का जिक्र किया है। आज वर्तमान में डीएनटी, एनटी, एसएनटी समुदाय विभिन्न राज्यों में एससी, एसटी और ओबीसी श्रेणियों में वर्गीकृत है। मैं मंत्री जी जानना चाहता हूं, क्या इस मंत्री जी के पास इनकी संख्या की जानकारी है कि इनकी संख्या क्या है, और जो आंकड़े, जो योजनाएं बताई हैं उनके आंकड़े हैं कि कितने लोगों को उसका लाभ मिल रहा है? क्योंकि इनकी हालत अध्यक्ष जी बहुत बुरी, और इनको
क्योंकि ये जैसा मंत्री की पलायन करते हैं तो वास्तविकता में इनको कोई पूछने वाले, इनके साथ कोई अपराध हो जाता है तो सुनवाई नहीं होती। और इनका जो पुरानी पीढ़ी तो चली गई सर, जो नई पीढ़ी आ रही है वो क्या मुख्य धारा में कभी नहीं जुड़ पाएगी। इसलिए माननीय मंत्री से मेरा आग्रह है कि वो आंकड़े भी स्पष्ट करें और इनकी संख्या की जानकारी मंत्री जी के पास है, क्योंकि पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। मैं एक सलाह दे दूं आप लोगों को। जी जी बैठो। घुमंतु जातियों के जहां जहां भी डेरे होते हैं, सभी मान्य सदस्यों को प्रयास करना चाहिए कि वह जन सहयोग से ऐसी जातियों के अध्ययन के लिए वहीं पर 3-3 महीने का अगर शिक्षा का केंद्र लगाएंगे तो हम आने वाली पीढ़ी को शिक्षित कर सकते हैं। ये प्रयास मैं भी कर रहा हूं, आप लोगों को भी करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा जो कुछ राज्यों का उल्लेख करते उनकी संख्या के बारे में जानकारी चाही गई है। इस संबंध में 2015 में इदाते आयोग बनाया गया, 14 में बनाया गया, जिसने 2015 में अपना कार्य प्रारंभ किया और 2017 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। लगभग 15 करोड़ की अनुमानित संख्या आयोग के द्वारा बताई गई। राज्यों में, जिन जिन राज्यों में विमुक्त, घुमंतु, अर्धघुमंतु समुदाय के बंधु पाए जाते हैं, उनके कल्याण के लिए, जैसा कि मैंने बताया कि सरकार के द्वारा सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। हम समाज के जो सबसे अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर पर रहने वाले जो बंधु हैं, उन बंधुओं के कल्याण के लिए जो सीड योजना के अंतर्गत सारे राज्यों में काम किए जा रहे हैं, इसमें आजीविका घटक के अंदर उनको सशक्त बनाने के लिए, उनके युवाओं के शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए, निःशुल्क कोचिंग के लिए, उनके स्वास्थ्य बीमा के आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कार्ड बनाए जाने के लिए और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनको आवास उपलब्ध कराए जाने के लिए सरकार के द्वारा इस संबंध में काफी तत्परता से काम किए जा रहे हैं। आजीविका घटक में 15 करोड़ की संख्या बताई कि 15 करोड़ जो है ना, हम तो सभी को लाभ दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। राज्य सरकारों के सहयोग से सभी को, किसी को नहीं छोड़ना चाहते। मैंने आपसे जैसा कि कहा कि हमारी सरकार अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर तक जो है ना, उसको भी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। श्री कृष्णा प्रसाद टेनिटी जी। आपके माध्यम से मैं मंत्री जी को ये प्रश्न पूछना चाह रहा हूं कि डीएनटी समुदायों के कल्याण हेतु सरकार द्वारा अब तक कौन कौन से प्रमुख कदम उठाए गए हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, विमुक्त, घुमंतु, अर्धघुमंतु समुदाय के विकास के लिए, जैसा कि मैंने बताया कि सरकार के द्वारा बोर्ड का गठन किया गया और इनके विकास के लिए, कल्याण के लिए सीड योजना बनाई गई। उस सीड योजना के अंतर्गत 21 फरवरी 2019 में ये बोर्ड की स्थापना हुई और बोर्ड के साथ ही साथ सीड योजना के अंतर्गत आवास घटक, उनके स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत योजना के कार्ड, उनके शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए और इन समुदाय के बच्चों के शिक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग, साथ ही साथ उनको नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप योजना के साथ में जोड़ करके यहाँ के साथ ही साथ जैसे अनुसूचित जाति के छात्रों को विदेश में पढ़ने की सुविधा का लाभ मिलता है नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप योजना में, उस योजना का लाभ हमारे डीएनटी समुदाय के छात्रों को भी मिले। इसी तरह से आवास घटक योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत डीएनटी समुदाय के बंधुओं को भी, उनको राज्यों से अनुरोध किया जा रहा है भूमि उपलब्ध कराने के लिए, उनकी सूची बनाने के लिए। केवल मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 3047 लाभार्थियों की सूची इस आवास योजना घटक के अंतर्गत भेजी गई है। बाकी राज्यों से सभी से अनुरोध किया जा रहा है कि इन सारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए वो सरकार के साथ में सहयोग करने का अनुरोध करें। श्रीमती कनिमोजी। Sir, thank you, sir. So there are many individuals belonging to scheduled tribes from. So there are
many individuals belonging to different scheduled tribes across the country, but there are discrepancies when it comes to the central verification database and what is there in the state governments. And because of that, many individuals from different states are not able to use or benefit from the union government schemes. So how does the union government plan to avoid these discrepancies and solve these problems? Thank you. माननीय सभापति महोदय जी, विमुक्त गुमंतु अर्धगुमंतु समुदाय की 1200 समुदाय की देश भर में गणना की गई है, 1262, और इसमें से विमुक्त गुमंतु समुदाय के 425, गुमंतु समुदाय के 810, अर्ध गुमंतु समुदाय के 27 और अब वर्गीकृत जो ना एससी में आते हैं, ना विमुक्त में आते हैं, ना एसटी में आते हैं, ना ओबीसी में आते हैं, ऐसे 268 ऐसे जो इन समुदायों की पहचान पूर्ण करने समिति का गठन किया गया है कि इनको भी जो है ना सभी राज्य सरकारों के साथ में इस बात के लिए बात कर रहे हैं, लगातार उनके साथ में बैठ के भी कर रहे हैं कि हमारे डीएनटी समुदाय के सारे बंधुओं को, चाहे वो एससी में आते हों, चाहे एसटी में आते हों, या वो ओबीसी में आते हों और इनमें भी नहीं आते हैं, तो इन सभी को जो है ना बाकी वर्गों के समान हमारे डीएनटी समुदाय को शासन की सारी योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए लगातार राष्ट्रीय स्तर पर हम बैठ के भी करते हैं और रीजनल स्तर पर भी बैठक करने की समीक्षा भी करते हैं, उन तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचे। माननीय सदस्यगण, कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव के नोटिस प्राप्त हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने किसी भी स्थगन प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकृत नहीं दी है। आइटम नंबर 2, श्री जितेंद्र प्रसाद जी। महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के समक्ष उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखता हूं। माननीय श्री रामदास उठावल जी। अभी पेपर लेके in today's revised list of business. Thank you. माननीय श्री रामनाथ ठाकुर जी। मैं से आज के लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 4 पर अपने नाम के सम्मुख अंकित प्रपत्र क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। माननीय श्री नित्यानंद राय जी। महोदय, मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रमांक संख्या 5 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूं। माननीय श्री एसपी सिंह बघेल जी। मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 6 पर मेरे नाम के आगे दर्शाए गए कागज सदन के पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूँ। माननीय श्री BL वर्मा जी। मैं आपकी अनुमति से आज की लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 7 पर अपने नाम के सम्मुख अंकित प्रपत्र सभा पटल पर रखता हूँ। माननीय श्री अर्जुन मेघवाल जी। Honorable Chairperson, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House papers pertaining to the Ministry of Home Affairs as mentioned against the name of my colleague, Shri Bandi Sanjay Kumar, as per today's revised list of business. Thank you. Thank you, sir. माननीय श्री मुरलीधर मोहोल जी। महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 9 पर मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखता हूं। माननीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Chairperson, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House papers pertaining to the Ministry of Textile as mentioned against the name of my colleague, Shri Pavitra Margreta, as per today's revised list of business. Thank you, sir. आइटम नंबर 11, महासचिव जी। Speaker, sir. Sir, I have to report that Rajya Sabha has no recommendations to make to Lok Sabha in regard to the Health Security National Security Cess Bill 2025. Item number
12 श्री राधा मोहन सिंह। मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 15वें, 16वें, 17वें और 18वें प्रतिवेदन की एक प्रति प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 13 श्री जयंत बसुमत्री। बोलिए जयंत जी, आवाज आ जाएगी। Honorable Speaker, with your kind permission, I rise to lay the final action taken statements of the Standing Committee on Water Resources as listed against my name in today's list of business. Thank you, sir. Question number 14, Sri Saptgiri Ulka. Sir, I rise to lay the action taken statements, Hindi and English versions, showing further follow-up action on recommendations contained in the action taken reports of the Standing Committee on Rural Development and Panchayati Raj are listed against my name in today's list of business. Item number 15, Sri P.C. Mohan. Sir, I rise to lay a copy of each of 14th, 15th and 16th reports of Hindi and English versions of the Standing Committee on Social Justice and Empowerment 2025-26 as listed against my name, serial number 15 in today's list of business. Item number 16, Sri Rajiv Rai. मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 16 पर मेरे नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत उच्चतर शिक्षा में शिक्षा ऋण और वित्तीय सुगमता संबंधी योजनाओं की समीक्षा के संबंध में शिक्षा, महिला बाल कल्याण, युवा और खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति का 372वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी में सभापटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 17 श्री प्रताप राव जाधव। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित आयुष्मान भारत का क्रियान्वयन के बारे में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के 191वें प्रतिवेदन और 159वें की गई कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन में अंतर्विध सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 18 श्री कमलेश पासवान। महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने उल्लेखित ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों 2025-26 पर ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के 5वें प्रतिवेदन में अंतर्विध सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूँ। नागरिक उड्डयन मंत्री, विमान मंत्रालय श्री के राम मोहन नायडू अपने स्टेटमेंट को सदन के पटल पर वक्तव्य देंगे। Honorable Speaker, sir, as I rise to speak today, I would like to inform this august House that the disruption caused by Indigo's recent operational failures is now rapidly stabilizing. Indigo's daily flights, which had fallen drastically to 706 on 5th of December, have recovered to over 1,800 flights yesterday and are expected to rise further today. All other airlines continue to operate smoothly across the country, and the airports are reporting normal conditions without crowding or distress. Refunds, baggage tracing, and passenger support measures remain under continuous supervision by the ministry. At the same time, accountability will be ensured. DGCA has issued show-cause notices to Indigo's senior leadership and commenced a detailed enforcement investigation. Depending on the outcome, strict and appropriate action, as empowered under the Aircraft Rules and Act, will be taken. No airline, however large, will be permitted to cause such hardship to passengers through planning failures, non-compliance, or non-adherence to statutory provisions. Honorable Speaker, sir, safety in civil aviation is completely non-negotiable. India is a founding member of the International Civil Aviation Organization and remains firmly committed to the highest global standards of safety. Revised flight duty time limitations, scientifically designed to prevent pilot fatigue, are being implemented. These reforms
are essentially for passenger safety. DGCA adopted a phased-wise implementation plan in consultation with all the stakeholders. Phase 1 from 1st July 2025, Phase 2 from 1st November 2025. Indigo had clearly assured full compliance with these norms and also confirmed its preparedness to undertake its winter schedule. Despite these assurances, prima facie, it was observed that internal rostering disruptions led to large-scale cancellations, causing inconvenience to thousands of passengers. The ministry advised the regulator to act immediately. Inquiry orders and show cause notice to CEO and COO of Indigo were issued. Also, Indigo has been directed to restructure its operations, add reserve crew capacity, improve passenger handling, and restore normal schedules without any delay. Enhanced oversight on the ground continues. Passengers' interests have been at the center of every decision taken by the government. We intervened to cap fares so that no passenger would be exploited due to the sudden demand spikes and opportunistic pricing. Indigo was ordered to issue refunds promptly, and as informed by them, more than 750 crore has already reached the passengers. For the passengers who wanted the rebookings to be done, the same were done without any additional charges. We are monitoring each and every case of baggage handling over and ensuring that communication with passengers is both timely and dignified. As informed by Indigo, process of refunds, baggage handling are over in its final stages. Our 24/7 control room continues to assist passengers directly whenever needed. Honorable Speaker, sir, going forward, the government is determined to build a more robust and competitive aviation ecosystem. Through our policies, we are encouraging more new airlines to start and operate in India, ensuring fair access to airport capacity and eliminating any possibility of duopoly, controlling connectivity and pricing in our skies. More airlines mean more choice, more affordability, and more resilience for the passengers. In the last 1 decade, Indian aviation has evolved to become more inclusive. India has emerged as the world's fastest growing aviation market with year-on-year passenger growth of around 12%. India is already third biggest domestic aviation market with a huge potential for future growth. And the policies of the government will ensure that this growth trajectory is kept intact. To summarize, operations are stabilizing fast, safety remains fully in force, Indigo is being held accountable, passengers' convenience and dignity are being protected, and long-term measures are underway to make India's aviation sector stronger and more passenger-centric. The government will remain fully vigilant until normalcy is achieved and will continue to ensure that every passenger in India travels safely, comfortably, and with the respect they deserve. Thank you, Honorable Speaker, sir. माननीय मंत्री महोदय ने अपना डिटेल स्टेटमेंट दिया है और सारी स्थिति को स्पष्ट किया है। संबंधित एजेंसी को नोटिस दिए गए हैं, उसकी जांच का कार्रवाई चल रही है। मुझे लगता है कि उन्होंने सारे विषय को डिटेल तरीके से सदन के सामने प्रस्तुत कर दिया गया है। कल आपने विषय रखा, मैंने कहा माननीय मंत्री जी डिटेल स्टेटमेंट देंगे। कल मैंने आपको बोलने का अवसर दिया था, ये आपका तरीका उचित नहीं है, संसदीय परंपराओं के अनुरूप भी नहीं है। मेरी ये अपेक्षा है कि आपको अगर कोई चर्चा करनी है तो आप नोटिस दीजिए, यही संसदीय परंपरा रहती है।
आप बिना नोटिस दिए ही करें। कल आपने कहा मंत्री जी ने डिटेल स्टेटमेंट दे दिया, सारी स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया। आइटम नंबर 19 श्री किरण रिजिजू जी। Sir, I rise to move the following, that this House do agree with the 12th report of the Business Advisory Committee presented to the House on 8 December 2025. प्रश्न है कि ये सभा 8 दिसंबर 2025 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 12वें प्रतिवेदन से सहमत है। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में वह हाँ कहें, जो प्रस्ताव के विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव को अनुमोदित किया जाता है। माननीय सदस्यगण, जिन माननीय सदस्यों के आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, मैं उन सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वह अपना अनुमोदित पाठ सदन पर पटल पर रखें। माननीय सदस्यगण, आज चुनाव सुधार जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील विषय पर सदन में चर्चा हो रही है। मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है, सदन में चर्चा संसदीय परंपराओं के अनुरूप हो, शालीन हो, सौहार्दपूर्ण हो, ताकि हम हमारे लोकतांत्रिक ढांचे को और मजबूत कर सकें। मुझे आशा है सभी माननीय सदस्य अपने सार्थक विचार रखेंगे, अनुभव रखेंगे और किस तरीके से हम चुनाव सुधार में अपना सुधार के लिए जो भी सहयोग दे सकते हैं, जो विचार व्यक्त कर सकते हैं, अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त करेंगे। लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारी जो लोकतंत्र की संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन पर आरोप प्रत्यारोप से हमें बचकर चुनाव सुधारों पर ही चर्चा करना चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह है। श्री मनीष तिवारी जी। अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इस अति महत्वपूर्ण चर्चा को आरंभ करने का आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में जब स्वाधीनता का संग्राम लड़ा गया तो उसके दो बुनियादी लक्ष्य थे। सबसे पहला लक्ष्य कि भारत को आज़ाद करवाया जाए और दूसरा कि भारत को एक लोकतांत्रिक रूप के देश के रूप में परिवर्तित करके लोगों की जो आशाएं और आकांक्षाएं हैं उनके स्वरूप उन्हें सरकार बनाने का मौका दिया जाए। और जब आजादी की उस लौ को जो संविधान के निर्माता थे उन्होंने राष्ट्र निर्माण में उस ऊर्जा को समर्पित किया, उस ऊर्जा को मोड़ा, जो संविधान की परिवेचना में उन्होंने दो अहम बातें कही। सबसे पहले कि भारत एक माननीय सदस्य प्लीज, माननीय सदस्य प्लीज बैठिए। माननीय सदस्य प्लीज। ऑनरेबल मेंबर। धन्यवाद अध्यक्ष जी। तो मैं कह रहा था कि सबसे पहले जो संविधान निर्माता थे, आपके सदस्यों को बैठे सुने आपको। कोई बात नहीं, सभी सुनेंगे। अध्यक्ष जी, तो संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान की परिवेचना में ये सुनिश्चित किया कि भारत एक संप्रभुता और लोकतांत्रिक गणराज्य के
तौर पे गठित किया जाएगा। और जब संविधान का 42वां संशोधन हुआ तो उस परिवेचना में 2 और शब्द जोड़े गए, समाजवाद और पंथ निरपेक्षता। और उस स्वरूप में आज वर्ष 2025 में भारत का जो गणतंत्र है, गणराज्य है, ये उस स्वरूप में गठित है। अध्यक्ष जी, भारत के एक लोकतंत्र में, इस लोकतंत्र में 2 सबसे बड़े भागीदार हैं। एक अवाम, 98 करोड़ वो लोग जो मतदान करते हैं, और भारत के राजनीतिक दल जो विशेष तौर के ऊपर उस चुनाव में हिस्सा लेते हैं। संविधान के निर्माताओं ने यह सुनिश्चित किया 1946 से लेकर 1939 तक कि धर्म, जात, मजहब, फिरका सबसे ऊपर उठकर हर भारतवासी को, हर भारत के नागरिक को जो 21 साल की उम्र से ज्यादा है, उसे मतदान का हक दिया जाए। और ये उस समय हुआ जब बहुत सारे ऐसे मुल्क थे जहां पर मतदान का हक एक बहुत ही संकीर्ण तौर पे दिया जाता था। और आज मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि पिछले 78 साल में अगर सबसे बड़ा कोई चुनाव सुधार हुआ, वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने किया, जब उन्होंने 1979 में, 88-79 में, मैं भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, NSUI का, हमारी मांग के ऊपर उन्होंने करोड़ों जो भारत के नौजवान हैं उनको मत का अधिकार दिया, जब मतदान की आयु सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। इससे बड़ा चुनाव सुधार पिछले 78 वर्ष में इस मुल्क में और कोई नहीं हुआ। अब जब संविधान की संरचना हो रही थी अध्यक्ष जी, तो ये जो सारा लोकतंत्र का ताना बाना है, इसको चलाने के लिए एक न्यूट्रल एम्पायर भी चाहिए था। और संविधान के निर्माताओं ने चुनाव आयोग का गठन किया। उस समय यह चर्चा चली कि क्या चुनाव आयोग एक स्थायी संस्था होनी चाहिए या अस्थायी संस्था होनी चाहिए। और जब 15 जून 1949 को 1949 जब डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने ड्राफ्ट आर्टिकल 289 प्रस्तुत किया चुनाव आयोग को लेकर, उस पे बोलते हुए शिवबिन लाल सक्सेना जो उस सभा के सदस्य थे, उन्होंने कहा, और मैं कोट करना चाहता हूं, आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेचर when a no confidence is passed. So it is quite possible that elections to the various legislatures in the province and the center will not be concurrent. Every time some election or the other will take place somewhere. It may not be so in the very beginning or in the very 5 or 10 years, but after 10 or 12 years, at every moment, some election in some province will be going on. और उनकी बात से इत्तेफाक रखते हुए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने यह सुनिश्चित किया कि चुनाव आयोग एक स्थायी संस्था होगी। मैंने ये अंश इसलिए पढ़े हैं क्योंकि देश में वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर बहस चल रही है। पर अगर आप इस संविधान सभा की जो प्रोसीडिंग्स है उसको अपने संज्ञान में लें, तो संविधान निर्माताओं ने ये देख लिया था कि भारत में 10-12 साल बाद अलग अलग समय पे अलग अलग राज्यों में चुनाव होंगे। तो इससे एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि ये एक देश एक चुनाव का कोई औचित्य बचता है कि नहीं, इसके ऊपर चर्चा करने की जरूरत है। क्योंकि संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने इसको अपने संज्ञान में लेकर ये उस समय कहा था कि इस देश में अलग अलग समय पे अलग अलग चुनाव होते रहे। अब चुनाव आयोग को इख्तियार दिए
धारा 324 से लेके 329 के तहत, और उस चुनाव आयोग से सब लोगों की उम्मीद थी कि वो एक निष्पक्ष एम्पायर होके काम करेगा। पर मुझे बहुत खेद से ये बात कहनी पड़ रही है, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस साइड पे बैठे बहुत सारे सदस्य और बहुत सारे इस देश में लोग ऐसे हैं जिनको चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर आज सवालिया निशान खड़ा करने की जरूरत पड़ रही है। और अगर सबसे पहला कोई चुनाव सुधार इस देश में होना चाहिए अध्यक्ष जी, तो वो चुनाव सुधार होना चाहिए जो कानून 2023 में बना था, जो इलेक्शन कमीशन के जो सदस्य हैं उनके चयन को लेकर जो कानून बना था, जो उसकी धारा 7 है, उसकी सिलेक्शन कमेटी में माननीय प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष लोकसभा और एक कैबिनेट मंत्री जिसको प्रधानमंत्री सुनिश्चित करते हैं, वो 3 लोगों की समिति है। मेरा ये सुझाव है कि इसमें 2 सदस्य और जोड़े जाने चाहिए, एक नेता विपक्ष राज्यसभा और दूसरा नामजद तौर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो 2 लोग सरकार से रहेंगे, 2 लोग विपक्ष से रहेंगे और एक उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। और अध्यक्ष जी, अगर ऐसी समिति बनेगी तो फिर ठीक से खेला होगा, फिर ठीक से खेला होगा। और ये जो लोगों के मन में भ्रम है चुनाव आयोग को लेकर, उसको शांत करने में बहुत एक अहम रोल प्ले करेगा। अब मैं धारा 327 पे आता हूं संविधान की अध्यक्ष जी। धारा 327 जो संविधान की है, उसने संसद को अख्तियार दिए कि वो मतदाता सूची बनाने के लिए डिलिमिटेशन क्षेत्रों की कैसे हो, उसके लिए कानून बना सकती है। और वो कानून इस संसद ने बनाया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 और रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स। और आज मैं बहुत खेद के साथ कहना चाह रहा हूं कि देश भर में एसआईआर पे चर्चा है, कई प्रदेशों में एसआईआर हो रहा है, पर मैं बहुत जिम्मेवारी से यह बात कह रहा हूं कि चुनाव आयोग के पास कानूनी तौर पर एसआईआर करवाने का कोई औचित्य नहीं है। और मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है 1950, उसमें चुनाव आयोग ये कहती है कि उनको जो अधिकार है वो सेक्शन 21 से मिलता है। मैं 21 पढ़ के सुनाना चाहता हूं। The electoral roll for each constituency. Mr. Speaker, sir, kindly mark the word each. Each constituency shall be prepared in the prescribed manner by reference to the qualifying date and shall come into force immediately upon its final publication in accordance with the rules made under this act. Ab the said electoral roll shall, unless directed by the election commission etc, ये दूसरे प्रावधान में है। अब तीसरे प्रावधान में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का जो कानून है, जो इस सदन ने बनाया है, वो कहता है notwithstanding anything contained in subsection 2, the election commission may at any time, for reasons to be recorded in writing, direct a special revision of the electoral roll for any constituency, not every constituency, for any constituency or part of a constituency in such manner as it may think fit. आगे कानून ये कहता है, जो इस सदन ने बनाया है, provided that subject to the other provisions of this act, the electoral roll for the constituency, एक particular constituency
as is in force at that point in time of issue of any such direction shall continue to be in force until completion of the special revision so directed. अध्यक्ष, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ना संविधान में ना कानून में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का कोई प्रावधान है। ये सिर्फ एक अख्तियार चुनाव आयोग को दिया गया था कि अगर किसी क्षेत्र में कोई गड़बड़ी है इलेक्टोरल रोल के साथ, कोई मतदाता सूची ठीक नहीं है, तो उसको ठीक करने के लिए फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग एंड रीजंस टू बी मेड पब्लिक, तो ही आप एसआईआर कर सकते हैं। आप पूरे बिहार के लिए एसआईआर नहीं कर सकते, आप पूरे केरल के लिए एसआईआर नहीं कर सकते, आप पूरे पश्चिम बंगाल के लिए एसआईआर नहीं कर सकते। आप एसआईआर अगर करना चाहते हैं तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हर चुनाव क्षेत्र में अलग अलग जो आपको खामियां लगती हैं, उन खामियों को रिकॉर्ड करके इन राइटिंग उसको सार्वजनिक करके फिर आप कर सकते हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि कहां है वो रीजंस रिकॉर्डेड इन राइटिंग। सरकार को चुनाव आयोग से वो जो कारण है उनको अपने संज्ञान में लेकर सदन के पटल पर रखना चाहिए कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कौन सी चुनाव क्षेत्र में कहां पे गड़बड़ है, क्या कंप्लेंट चुनाव आयोग को मिली और उस कंप्लेंट के आधार पर क्या उन्होंने इंक्वायरी की और क्या इंक्वायरी करने के बाद वो अगर इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि एसआईआर एक चुनाव क्षेत्र में होना चाहिए, तो उसके जो कारण है वो सार्वजनिक होने चाहिए। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह कि इस बुनियादी प्रश्न के ऊपर कि चुनाव आयोग को एसआईआर कराने का अख्तियार है कि नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अदालत में भी इसकी चर्चा नहीं हुई। ये होनी चाहिए थी। और आज मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि हर संसदीय क्षेत्र, हर असेंबली क्षेत्र जहां पे एसआईआर हो रहा है, उसके कारण क्या है वो सदन के पटल पे रखने चाहिए। देश को ये जानने का हक है कि ये एसआईआर किस तरह से करवाया जा रहा है। अब मैं ईवीएम्स पे आता हूं अध्यक्ष। ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, लोकतंत्र एक भरोसे पे चलता है अध्यक्ष, और वो भरोसा क्या है कि जब वो 98 करोड़ लोग जाकर उस लाइन में खड़े होते हैं, 5-5, 7-7 घंटे कभी कभी धूप पे खड़े होते हैं। आप राजस्थान से आते हैं, आप जानते हैं कैसी चिलचिलाती गर्मी रहती है मई जून में। उसको ये भरोसा होना चाहिए कि जो वो वोट डाल रहा है वो सही जगह जा रहा है कि नहीं। और आज इस देश में बहुत लोगों को ये चिंता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ईवीएम मैन्युपुलेट हो रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि लोगों को इस बात की चिंता है कि ईवीएम मैन्युपुलेट हो सकते। और जब आवाम का भरोसा लोकतंत्र में टूटता है तो अराजकता फैलती है अध्यक्ष जी, अराजकता फैलती है। और इसलिए ये बहुत जरूरी है। मैंने सदन में सवाल पूछा था, किरण रिजिजू जी यहां पे है नहीं, उस समय वो कानून मंत्री थे 25 मार्च 2002 की। मैंने ये पूछा था इस सदन में, आप आसन पे थे अध्यक्ष जी, कि ये ईवीएम का सोर्स कोड किसके पास है? ये ईवीएम का जो सोर्स कोड है, ये क्या उन कंपनियों के पास है जो ईवीएम बनाती हैं, कि ये चुनाव आयोग के पास है? Who has the source code of these EVMs? I did not receive an answer that day. I have not received an answer till now. और मैं आज आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि सरकार को चुनाव आयोग से ये बात पूछकर हम लोगों को बतानी चाहिए कि क्या उसका सोर्स कोड जो मदरबोर्ड प्रोग्राम होता है वो उनके पास है कि उन कंपनियों के पास है जो ये मशीनें बनाते हैं। और मैं अध्यक्ष जी बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं कि इसका ये जो लोगों में आशंका है
इसको हल करने के दो ही तरीके हैं, या तो 100% वीवीपैट की काउंटिंग, 100% वीवीपैट की काउंटिंग हो, और या जो उससे बढ़िया सोल्यूशन है कि हमको पेपर बैलेट पे वापस चला जाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे मुल्क थे जिन्होंने ईवीएम का प्रयोग किया था, जापान, जर्मनी, अमेरिका, जहां पे ये आजाद हुए थे, वो सारे पेपर बैलेट पे वापस क्यों चले गए? क्या कारण था कि वो पेपर बैलेट पे चले गए? वो कारण ये था that after all the EVM is a machine and any machine can be manipulated। और मैं देखिए एक बात कहना चाहता हूं कि अगर ईवीएम में सब कुछ ठीक है, सब कुछ बिल्कुल पारदर्शित है, एवरीथिंग इज कोस्टर, एवरीथिंग इज अबव बोर्ड, 6 प्रदेशों में चुनाव होने जा रहे हैं, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी, पेपर बैलेट पे करा लीजिए ना चुनाव, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, चुनाव आयोग को तो चुनाव करवाना है, चुनाव आयोग को तो चुनाव करवाना है। चुनाव आयोग को क्या फर्क पड़ता है ईवीएम से हो या पेपर बैलेट से हो? चलो अगर 3-4 दिन लग भी गए गिनती में, लोगों का भरोसा जो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो भारत की बुनियाद है, जिस लोकतंत्र के बारे में हम दुनिया में गूंज गूंज के कहते हैं कि हम भारत देश के सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसकी विश्वसनीयता वापस आ जाएगी। अध्यक्ष जी, आज ये जो प्रश्न चिन्ह ईवीएम्स ने हमारे लोकतंत्र पर लगाया है, ये सबसे बड़ा जो सवालिया निशान है। अब मैं अगली बात पे आता हूं अध्यक्ष जी, ये जो सरकारी पैसे का दुरुपयोग होना शुरू हो गया है कि चुनाव आया, चुनाव से पहले आपने लोगों के खातों में कैश ट्रांसफर करने शुरू कर दिए। ये कैसा लोकतंत्र है? ये कैसा लोकतंत्र है कि चुनाव से 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, महीना पहले, 2 महीने पहले आप लोगों के खातों में पैसे डालने शुरू कर देते हैं। अच्छा, और मैं इसलिए ये चिंता का विषय है, लोकतंत्र के साथ जो तो खिलवाड़ होता है, भारत के राजस्व के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ होता है। मैंने एक सवाल पूछा था संसद में, 24 मार्च 2025 तक जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की कंबाइंड लायबिलिटीज है, जो उनकी देनदारी है, वो 2.67 लाख करोड़ है। ये देनदारी केंद्र सरकार की 196 लाख करोड़ होगी 31 मार्च 2026 को। जो कंबाइंड डेट टू जीडीपी रेशो है वो 86.6% है आपके वर्ष 23-24 में। 18 में से 28 राज्य ऐसे हैं जिनका डेट टू जीडीपी रेशो 30% से ज्यादा है, बिहार का 37% है। मैं अध्यक्ष जी ये प्रस्ताव करना चाहता हूं कि आर्टिकल 292 और 93 के तहत इस संसद को अख्तियार है कि वो जो बोरोइंग लिमिट्स है, केंद्र सरकार की भी और राज्य सरकार की भी, दोनों की बोरोइंग लिमिट्स फिक्स कर सकता है। उसमें एक आर्टिकल 293A और जोड़ने की जरूरत है, और वो उस आर्टिकल को ये कहना चाहिए कि अगर केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार का डेट टू जीडीपी रेशो 20% से ज्यादा है, आइडियली तो 10% होना चाहिए, तो वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार कोई कैश ट्रांसफर नहीं कर सकती। You cannot win elections at the cost of the national exchequer or the state exchequer. This will absolutely bankrupt our democracy. This will bankrupt our country. ये एक बहुत अहम प्रस्ताव है जिसको बहुत गंभीरता से इस सदन को अपने संज्ञान में लेना चाहिए। नहीं तो अध्यक्ष जी कोई राज्य सरकार बदलेगी ही नहीं कि चुनाव आया, किसी ने 20,000, किसने 15,000, किसने 35,000 रुपया लोगों के खातों में डाल दिया और दोबारा आप चुन के आ गए। और जो आपके सूबे का कर्जा है वो और ऊपर चढ़ता जा रहा है। कई सूबे तो इस देश में ऐसे हैं जो इंटरेस्ट को सर्विस करने के लिए
ब्याज को सर्विस करने के लिए, ब्याज चुकाने के लिए कर्जा लेते हैं। ये किस तरह का मुल्क बनाने जा रहे हैं हम? और ये चुनाव जीतना, सरकार बनाना, दिस इज नॉट एन एंड इन सेल्फ। हमसे पहले बहुत लोग आए, हमसे बाद में बहुत लोग आएंगे, पर अगर ये देश बचेगा, इसका लोकतंत्र बचेगा, तो ही आने वाली पीढ़ियां ये कहेंगी कि हमारे पूर्वज जो थे वो हमको एक धरोहर सौंप के गए हैं, ये इंटरजेनरेशनल इक्विटी नहीं सौंप के गए। मैं एसआईआर के बारे में एक और चीज कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी। अगर आप एसआईआर कर रहे हैं, मेरा तो मानना यह है कि चुनाव आयोग के पास कोई लीगल बेसिस नहीं है, कानून उनको इजाजत ही नहीं देता एसआईआर करने की, पर अगर आप कर रहे हैं तो आप मशीन रीडेबल लिस्ट क्यों नहीं देते राजनीतिक दलों को? उसमें क्या आपत्ति है? अरे एक तरफ तो आप डिजिटल की बात करते हैं कि भाई हम ईवीएम से चुनाव करवाएंगे, दूसरी तरफ उसी डिजिटल पे आप मशीन रीडेबल लिस्ट भी देने के लिए तैयार नहीं है। ये कैसी विडंबना है? ये कैसा खेला हो रहा है? और आखिरी में अध्यक्ष जी, क्योंकि समय निकलता जा रहा है, आपने शुक्रवार को मुझे अपना प्राइवेट मेंबर्स बिल रखने का मौका दिया। मेरी ट्रेन छूट रही थी, आपने बहुत कृपालता की। मैं उस समय आपने मेरे से एक सवाल किया था कि क्या एंटी डिफेक्शन लॉ को अमेंड कर देना चाहिए, और मैंने आपको कहा था कि मैं ये प्राइवेट मेंबर्स बिल 2010 में लेके आया था, 2021 में रखा था और 2025 में दोबारा से लेके आया हूं। देखिए, जब एंटी डिफेक्शन लॉ आया था उसके पीछे नियत बिल्कुल ठीक थी कि आया राम गया राम की राजनीति को रोकना चाहिए, पर हुआ क्या है, जो रिटेल प्रोसेस था वो पहले होलसेल हुआ कि 1/3 डिफेक्शन, फिर 2/3 डिफेक्शन 2003 में जब स्वर्गीय अरुण जेटली जी उसमें संशोधन लेके आए, और 2014 के बाद तो बिल्कुल ही मेगा मार्ट एक्टिविटी बन गया है। और उसकी सीधी सीधी कैजुअलिटी क्या हुई है? ये जो संसद में लोकतंत्र है वो समाप्त होता जा रहा है। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी, कॉन्शियंस और कॉमन सेंस ये बिल्कुल इन सदनों से बाहर जा रहा है। अध्यक्ष जी, कभी आपके पास इतना रिसर्च का ताना बाना है, कभी आप एक रिसर्च करवा के देखिए, 1950 से लेकर 1985 तक इसी सदन की डिबेट की क्वालिटी क्या थी, और 1985 से लेकर 2025 तक उस चर्चा की क्वालिटी क्या रह गई, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो अध्यक्ष जी, मैं आखिर में ये कहना चाहता हूं कि मेरी 3 मांगे हैं, क्योंकि चुनाव सुधार के ऊपर ये चर्चा है। सबसे पहले तो वो इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों का चयन करने का कानून बदलिए, उसमें नेता प्रतिपक्ष को शामिल कीजिए राज्यसभा के, और नामजद तौर पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शामिल कीजिए। जब बैलेंस रहेगा तभी तो क्या कहते हैं खेल ठीक होगा ना। और दूसरा, ये एसआईआर बंद कीजिए। देयर इज नो प्रोविजन इन लॉ व्हिच अलाउज द एसआईआर टू गो अहेड। अब आप कहेंगे जी पहले जो सारी एसआईआर हुई वो क्या अवैध थी? और मेरा जवाब बिल्कुल सीधा है, मल्टीपल रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। अगर किसी ने उस समय कानून नहीं देखा, इसका यह मतलब नहीं है कि जो जब हो रहा है वो सही है। और जिस तरह से कथाकथित खुदकुशियों की खबरें आ रही हैं, बीएलओ खुदकुशी कर रहे हैं, जिस किस्म का प्रेशर उनके ऊपर है, ये किस तरह का एसआईआर हम करवा रहे हैं इस देश में। और तीसरा और मेरा आखिरी आपसे अनुरोध ये है कि ये जो सरकारी पैसे से जो ये डायरेक्ट कैश ट्रांसफर चुनाव से पहले होते हैं, ये डायरेक्ट कैश ट्रांसफर को बिल्कुल बंद करवाना चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरह से लोकतंत्र के खिलाफ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने बहुत धैर्य से सुना। डॉक्टर संजय जायसवाल। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस चुनाव सुधार पर बोलने का मौका मुझे दिया। संविधान की धारा 326 भारत के प्रत्येक नागरिक को
मतदान का अधिकार सुनिश्चित करती है कि वह बिना किसी भय और लालच के अपना मतदान कर सके और सही व्यक्ति को चुन सके। चुनाव सुधार का मुख्य उद्देश्य भी वही है, लेकिन चाहे वह माननीय मनीष तिवारी जी हो या नेता प्रतिपक्ष हो, सभी आज भी एसआईआर की बात कर रहे थे। नेता प्रतिपक्ष जी तो पिछले 3 महीनों से केवल वोट चोरी, एसआईआर, जो कि चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार है, उसी तक अपने आप को सीमित रखने का काम करते हैं। जिस मुद्दे पर बिहार में चुनाव में इतनी बड़ी हार मिली, उसके बाद भी विपक्ष समझने को तैयार नहीं है। इन लोगों की स्थिति देख करके मुझे एक शोले फिल्म का डायलॉग याद आता है कि असरानी ने कहा था कि हमें सुधारने वाले बड़े बड़े सुधर गए लेकिन हम नहीं सुधरे। तो ये कभी सुधरने वाले नहीं है। ये सारा दोष ईवीएम को देंगे, एसआईआर को देंगे, अपने अंदर नहीं झांकेंगे और हमारे लिए यह बहुत अच्छी स्थिति है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और बिहार के सभी कार्यकर्ताओं को आभार व्यक्त करता हूं कि जिनकी मेहनत के बदौलत आज बिहार में इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है और उसके लिए मैं सबका आभार भी व्यक्त करता हूं। वैसे मैं नेता प्रतिपक्ष का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने 20 वर्षों के एनडीए के शासन का कोई भी मुद्दा बिहार में नहीं उठाया। बिहार गए, खाली वोट चोरी, एसआईआर करते रह गए। 20 वर्ष के शासन में बहुत सारी बातें हो सकती थी जिनका मुद्दा उठाया जाए, लेकिन नेता प्रतिपक्ष जी ने इस तरह का कोई मुद्दा नहीं उठाया, केवल एसआईआर करते रह गए। पूरे बिहार की जनता कंफ्यूज थी कि आखिर वोट चोरी हुआ किसका है, क्योंकि बिहार के किसी जनता को पता ही नहीं था कि उसका वोट चोरी हो रहा। सभी ने फॉर्म भरा। 83% हमारे नागरिकों ने स्वयं एसआईआर का फॉर्म भरा है और लोकतंत्र की इससे बड़ी जीत का उदाहरण कुछ हो ही नहीं सकता। 99.8% घरों में बीएलओ उनके घर गए और उनके घर में बैठ करके एक एक घर का सर्वे करके फॉर्म भराने का काम किया। विभिन्न राजनीतिक दल जिनमें कांग्रेस के भी कार्यकर्ता शामिल थे, वैसे 1.5 लाख बीएलओ की मदद कर रहे थे। एक एक जगह पर एसआईआर का काम हो रहा था, लेकिन चूंकि कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा तो है नहीं, इसीलिए इतने सारे कार्यकर्ता बीएलए बना के भेजे और कहते हैं कि नहीं वोट चोरी हो गया। और 20 दिन पूरा बिहार घुमा गया, 20 दिन बिहार का पर्यटन का लुत्फ उठाया गया और जब चुनाव की घोषणा हुई तो माननीय नेता प्रतिपक्ष विदेश चले गए। यही इनकी सिंसियरिटी है और इसके लिए हम उनको धन्यवाद भी देते हैं, क्योंकि अब वो अगर बिहार में पर्यटन करने जाएंगे तो पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी के सारे विधायक एक बोलेरो गाड़ी में अट जाएंगे। उससे ज्यादा उनको लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी किसी काम करने के लिए और कहीं पर घूमने जाने के लिए। इतनी ही इनकी हैसियत बिहार में रह गई है। और अगर वोट चोरी कांग्रेस को समझना है तो सबसे पहले वोट चोरी कहां हुई थी अध्यक्ष सभापति महोदय? सबसे पहली वोट चोरी 1947 में हुई थी, जब पूरी कांग्रेस वर्किंग कमेटी सरदार पटेल जी के साथ थी और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया गया। इससे बड़ा वोट चोरी का उदाहरण कहीं कुछ भी नहीं है। वोट चोरी 1975 में हुई थी, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा करके जनता के सारे अधिकारों को छीनने का काम किया था। वोट चोरी 1987 में जम्मू कश्मीर में हुई थी, जब राजीव और फारूक समझौता हुआ और जबरदस्ती सारे बूथों को कैप्चर किया गया। जो लोग चुनाव लड़ रहे थे विरोधी दल, उनको भगा दिया गया और उसके बाद कश्मीर ने 1987 के बाद उग्रवाद का ऐसा भयावह दौर देखा जो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी के वोट चोरी का नतीजा था। वोट चोरी 1991 में भी हुआ था सभापति जी, जब एक सांसद की बहुत दुखद मृत्यु होती है। राजीव गांधी जी की दुखद हत्या हुई, लेकिन अगर किसी उम्मीदवार की मृत्यु होती है तो केवल वहां का चुनाव कैंसिल होता है। पहली बार हम लोगों ने चुनाव आयोग को वोट चोरी करते देखा कि राजीव गांधी जी की हत्या के बाद पूरे देश का चुनाव कैंसिल कर दिया गया और 21 दिन अस्थियों को लेकर घुमाया गया, तब चुनाव किया गया। मणिकम टैगोर वोट चोरी इसको कहते हैं। बिहार में वोट बूथ कैप्चरिंग की शुरुआत किसे किया? सबसे पहले बूथ कैप्चरिंग का शुरुआत 1957 में बिहार में बेगूसराय में कांग्रेस ने किया। 1985 में जिस बैलेट के वोट की आज बात कर रहे हैं कि ईवीएम गलत है बैलेट सही है, उसका मैं बता रहा हूं सभापति जी। 1985 में बिहार के चुनाव में 63 हत्याएं हुई इलेक्शन के दौरान।
1990 में 87 हत्याएं हुई चुनाव के दौरान, और एक इस साल का भी चुनाव हुआ है कि हत्याएं और वायलेंस हो जाने दीजिए, एक भी बूथ पर रिपोल नहीं हुआ, और यही चुनाव आयोग की सबसे बड़ी सफलता है और मैं उसको धन्यवाद देता हूं। परंतु मनीष जी ने इसके लिए एक बार भी धन्यवाद नहीं दिया कि बिहार में इतना पीसफुल इलेक्शन पहली बार हो गया। नहीं तो इसके पहले भी चुनाव आयोग ने 1995 में बिहार में पीसफुल इलेक्शन का प्रयास किया था टीएन शेषन जी के नेतृत्व में। तो यही कांग्रेस पार्टी ने उस समय अध्यादेश लाकर 2 चुनाव आयुक्त और बना के टीएन शेषन के अधिकार कम करके वोट चोरी और बूथ कैप्चरिंग की खुली छूट कांग्रेस पार्टी ने दिया था। आज जब 12 राज्यों में 51 करोड़ नागरिकों का एसआईआर के द्वारा वोटर पुनर्निरीक्षण हो रहा है, तो इंडी गठबंधन को दिक्कत क्या है? उसका दिक्कत मैं बताता हूँ। बिहार में जब एसआईआर हुआ है तो 35 लाख लोग ऐसे मिले जिन्होंने फॉर्म 6 भरा ही नहीं। हो सकता है बिहार से बाहर भी गए हों, पर यह भी हो सकता है कि वो लोग बांग्लादेशी और रोहिंग्या हो जो डर के मारे फॉर्म 6 नहीं भरा, और यही चीज जो है वह हमारे कांग्रेस के साथियों को बहुत पीड़ा देता है कि अगर बिहार में फॉर्म 6 नहीं भरने वाले 35 लाख लोग हैं तो ये बंगाल में कितने होंगे। इसी वोट पॉलिटिक्स के लिए ये चिंतित हैं। सभापति जी, इस देश में हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, जैन हो, बुद्ध हो, सभी का यह देश है, परंतु यह देश बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का हरगिज नहीं है। और इसलिए हम एसआईआर के बाद भी जो भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं उनको हम जरूर निश्चित तौर पर निकाल के बाहर करेंगे। हमारे बिहार का चुनाव हुआ, विरोधी दलों ने केवल एक ही मुद्दा उठाया, वोट चोरी और एसआईआर। और आज भी देख रहे हैं कि बंगाल से लेकर सभी जगह एसआईआर की चर्चा हो रही है, लेकिन बंगाल के चुनाव में हम घुसपैठियों की चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन उसके साथ तृणमूल के कुशासन की भी हम चर्चा करेंगे। हम बंगाल में बहुसंख्यक समाज पर होने वाले अत्याचार की भी चर्चा करेंगे। हम जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो कहा था 2026 में वही बंगाल में होने जा रहा है। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और बंगाल में इस बार कमल खिलेगा, कोई उसको रोक नहीं सकता है। क्योंकि बिहार तो हमारा हो गया, अब बंगाल की बारी है। यूपी में आप हो ही नहीं, कहीं चिंता मत करो, यूपी में तो आपका पता भी नहीं चलेगा। सभापति महोदय, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान सभा में अनुच्छेद 324 पर चर्चा करते हुए कहा था, आई कोट, द हार्ट ऑफ डेमोक्रेसी इज ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन, एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन बिगिंस विथ ए क्लीन इलेक्टोरल रोल। तो आज जब अगर क्लीन इलेक्टोरल रोल होगा तो क्या दिक्कत है? आज जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा तो क्या दिक्कत है? आज जब बंगाल में अगले साल बहुसंख्यक समाज पर होने वाले अत्याचार का अंत होगा तो इन्हें दिक्कत हो रही है। आज जब बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को शरण देके जबरदस्ती इलेक्टोरल रोल में नाम देने वालों को हम समाप्त करने की बात कर रहे हैं, तब विपक्षी दलों को दिक्कत हो रही है। सभापति जी, कांग्रेस के तो गुनाहों की लिस्ट इतनी लंबी है वोट चोरी को लेकर कि मैं बोलते रह जाऊंगा पर वो खत्म नहीं होगा। लेकिन आज चुनाव सुधार की बात है। अभी मनीष तिवारी जी बोल रहे थे कैश ट्रांसफर पहले से क्यों हुआ, अच्छी बात है, लेकिन सभापति जी, सबसे जरूरी जो सुधार की जरूरत है वह है कि इस देश में फ्री फॉल बजटिंग बंद होनी चाहिए। और कितना बजट है बिहार सरकार का, किसी भी राज्य सरकार का पता नहीं, और हम वादा किए जा रहे हैं। आज मनीष तिवारी जी 10,000 रुपए की बात कर रहे थे, लेकिन मनीष तिवारी जी अगर यह भी बताए होते कि किस नियम के तहत माननीय नेता प्रतिपक्ष और तेजस्वी जी ने बिहार में कहा था कि हम हर घर को नौकरी देंगे, इसके पैसे कहां से आएंगे, तो हमारा ज्ञान में वृद्धि होती। बहुत प्रकांड विद्वान है। इन्होंने बिहार के चुनाव में वादा किया था 2,70,00,000 लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, और ये हर जगह बोर्ड लगा था, राहुल तेजस्वी आएंगे, हर घर में सरकारी नौकरी लाएंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि इनके दावों को बिहार की जनता बहुत अच्छे से समझती है, और यही कारण है कि बिहार की जनता ने 2,70,00,000 पर भरोसा नहीं किया, परंतु मोदी के गारंटी में भरोसा किया।
यह सबको बताना चाहिए कि आप बोले थे 2 करोड़ 70 लाख लाएंगे, कहां से 15 लाख करोड़? तो केवल इसी की जरूरत है। 3.5 लाख के बिहार के बजट में आप इसकी चर्चा भी नहीं करते। और अगर आप 2 करोड़ 70 लाख नौकरी दे देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि बिहार की सारी दुकानें बंद हो जाएंगी, सारे उद्योग बंद हो जाएंगे, सारी परिवहन बंद हो जाएंगे, क्योंकि हर घर में अगर सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो किसी को काम करने की क्या जरूरत है? तो इस तरह का बकवास केवल और केवल कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन ही कर सकता है, जबकि हम लोग कोई लोक लुभावन वादा नहीं करते, हम बिल्कुल जमीन पर काम करते हैं। ये लोग एक तरह से आर्थिक आतंकवाद का काम करते हैं। उसी प्रकार से 2019 में केंद्र की भी बात कर ले, इन्होंने 2019 में न्याय की घोषणा की थी कि हम 5 करोड़ लोगों को 72,000 रुपए देंगे। बताना चाहिए था कहां से देंगे। इस बजट का क्या कुछ भी बोल देना है, कोई इससे मतलब नहीं है कि हम को क्या बोल रहे हैं। ये सब लोग